तो 56 के बाद से इन दोनों में आंदोलन शुरू हो गए। 1960 में महाराष्ट्र अलग हुआ, गुजरात अलग हुआ। 1966 में पंजाब अलग हुआ, हरियाणा अलग हुआ, चंडीगढ़ यूटी बना। उसके बाद से लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स ऑलमोस्ट खत्म हो, क्योंकि जहाँ जहाँ लैंग्वेज की डिमांड थी राज्य की, लगभग पूरी हो गई है। अब छोटी मोटी हैं, जैसे तुलु एक भाषा है कर्नाटक तमिलनाडु के इलाके में, वहाँ एक डिमांड है, और छोटी मोटी डिमांड्स हैं, लेकिन अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड्स तो नहीं है। बाकी झगड़े चलते रहते हैं कि बैंक में हिंदी बोलें कि कन्नड़ बोलें, ऑटो वाला कह रहे कि हिंदी मत बोलो, मलयालम बोलो। ये सब तो, ये झगड़े पहले भी होते थे, पहले सोशल मीडिया नहीं था, हमें नहीं पता लगता था। मेरा अपना एक्सपीरियंस तमिलनाडु के 2-3 बड़े अच्छे हैं, एक खराब एक्सपीरियंस भी है। मैं चेन्नई रेलवे स्टेशन से एक ऑटो वाले से बात की हमने, तब मैं 18 साल का था, डीयू का स्टूडेंट था, घूमने गए थे हम लोग 3-4 दोस्त। ऑटो वाले से बात की, ये मैं महाबलीपुरम जाना है। महाबलीपुरम वहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर है। तो ऑटो वाला बढ़िया से हिंदी में बात कर रहा था, हाँ हाँ चलेंगे, इतना पैसा लगेगा, सब कुछ, मतलब बढ़िया से हिंदी का मतलब टूटी फूटी, लेकिन समझ में आ रहा था। पैसे की बात भी हो गई, सब हो गया। हम बैठ गए ऑटो में, 3 दोस्त, एक में 3 दूसरे में थे। अब महाबलीपुरम जब पहुंचने वाले थे तब उसको हिंदी भूल गई। अब वो तमिल में गुस्से में कुछ बोलने लगा, हम जवाब नहीं दे पा रहे थे। हमने कहा आप तो हिंदी जानते हो भाई साहब। वो ये भी नहीं समझ रहे थे। 5-6 लोगों को और बुला लिया उन्होंने, वो सब तमिल में बोल रहे थे, और चेहरे के हाव भाव देख के लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है माहौल। कुल मिला के सार ये था कि जो किराया 50 रुपये था वो 100 हो गया था। 100 रुपये दे के बात छूटी। उस दिन हमें लगा थोड़ी तमिल आती है अगर तो बच जाते 50 रुपये, जान भी बच जाती। मैं जान तो खैर बची गई, लेकिन डर तो गए थे एक बार। तो ये झगड़े तब भी थे, पर तब सोशल मीडिया नहीं था, ना उसकी रिकॉर्डिंग की हमने। ऐसा मेरे साथ हुआ, कईयों के साथ होता होगा। एक दूसरी बार मैंने चेन्नई एयरपोर्ट से टैक्सी ली, कराईकल एक जगह है जो पौंडीचेरी का एक पार्ट बना जाता है तमिलनाडु के बीच में। 6 घंटे का रास्ता था। ड्राइवर और मैं, उस ड्राइवर को ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, एक शब्द भी नहीं आता था, केवल तमिल। एकदम गांव का आदमी था, घोर तमिल। और मुझे हिंदी अंग्रेजी आती, तमिल बिल्कुल नहीं। तमिल में मुझे केवल 2 शब्द आते हैं, कुडुमुल पेरियार, इसका मतलब है भगवान के नाम पर, कि जब आप फंस जाओ तो भगवान के नाम पर, ऐसा है ना। 2 शब्द मैंने याद कर लिए थे काम चलाने के लिए। पहली यात्रा में जब मैं तमिलनाडु पहली बार गया, मैं साउथ इंडिया बहुत गया हूँ, मुझे वहाँ की गलियाँ भी याद हैं तमिलनाडु वगैरह की। अब 6 घंटे का रास्ता, भाषा आती नहीं। वो भी परेशान कि इनको दिक्कत हो रही है। मैंने कई बार बात की, कुछ कन्वे नहीं हो रहा था। अंत में उसने म्यूजिक चलाया और हिंदी के गाने चला दिए। हिंदी के गाने चलते ही लगा जैसे मतलब खिड़की खुल गई। फिर मैंने कहा अमिताभ बच्चन, बोला हाँ रेखा रेखा रेखा, अमिताभ बच्चन रेखा। अब ये बात शुरू हो गई, और करते करते बड़ा सुहाना सफ़र बीता हमारा। काफ़ी बातें इशारों से हुई, फिल्मी गीतों पे खूब बातें हुई। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे थोड़ी सी तमिल आती, उसे थोड़ी सी हिंदी आती, तो शायद और बढ़िया बात होती। तो झगड़े आजकल थोड़े कम हैं, सोशल मीडिया उसको इन्फ्लेट करता है तो लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। झगड़े पहले से ज़्यादा हुए हैं, आजकल कम है, गनीमत है। ठीक है, और कोई सवाल है किसी के मन में? सर आपने अभी जो भी कुछ बोला, बड़ी अच्छी व्याख्या की आपने, बड़ी संतुलित आपने बात कही। तो उसके भी सर जो एक बात आती है कि एक राष्ट्र एक भाषा, इस पे जो चुनाव होता है, भावनात्मक जुड़ाव के साथ हम जो लोग होते हैं वो या तो समर्थन में जाते हैं या विरोध में चले जाते हैं। तो मतलब इस ये विचार ही बेईमानी है फिर तो। एक राष्ट्र एक भाषा, हाँ, किसका विचार है ये जो है कि एक राष्ट्र तो एक भाषा होना चाहिए। राष्ट्रों का निर्माण? अच्छा सर, अच्छा, इसके साथ एक मार्मिक चीज और पूछ लेता हूँ, आजकल बड़ा चल रहा सोशल मीडिया पे, आपने जो बात की बड़ी संतुलित। अब ये जो वीडियो आती है कि भाई मराठियों का जो लेके होता है कि यूपी और बिहार के लोग बहुत होते हैं, तो अगर नहीं आती है तो हालांकि वो उनके कार्यकर्ता ही होते हैं, तो मार पिटाई के वीडियो आते हैं, तो इससे भाई लोग देखते हैं तो बड़ा ही वो खराब लगता है। तो इसके बारे में सर कुछ। तो जो 2 बातें हैं, मार पिटाई का वीडियो आता है तो मेरा ख्याल है कि उस राज्य की सरकार को और केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और मेरे ख्याल से राष्ट्रद्रोह जैसा केस बनना चाहिए इन मामलों में, क्योंकि इससे नेशनल यूनिटी टूटती है, खंडित होती है। ये बहुत सीरियस मामला है भाई। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे अगर किसी के साथ हमला हुआ है तो ये एक अच्छे राष्ट्र की निशानी नहीं है।
इस पे बहुत बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, मैं तो उसके पक्ष में हूँ। ज़रूरी हो तो अदालत को इसमें इंटरवीन भी करना चाहिए और स्टेप सुनिश्चित करना चाहिए कि लिया जाए। क्यों किसी व्यक्ति को एक भाषा नहीं आने की वजह से कहीं भी हिंसा झेलनी पड़े? भाई ज़्यादा से ज़्यादा कोई ये कहे कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, ठीक है, बात मत करो। भाई जैसे मैं पंजाब में जाऊँ, गाँव में चला गया, हिंदी बोल रहा हूँ, वहाँ का एक आदमी नाराज़ होकर बोल रहा है कि मैं बात नहीं करूँगा आपसे, आपको हिंदी नहीं आती, ठीक है, उनकी उसकी मर्ज़ी है, बात करे ना करे, पर मारने लगे, ये तो अधिकार नहीं है। तो ऐसे मामलों में हिंसा का कोई मामला है तो मेरे ख्याल से सरकार को, केंद्र सरकार को, जुडिशरी को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। रही बात एक भाषा एक राष्ट्र या एक राष्ट्र एक भाषा, मेरे ख्याल से भारत पे ये अप्लाई नहीं होता है। दुनिया में देखिए जो देश हैं, कुछ हैं जो एक भाषा से बने हैं, बांग्लादेश है ना, इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, वो सब भाषा वाले राष्ट्र हैं। कुछ बने हैं एक धर्म की वजह से, जैसे पाकिस्तान बना था, है ना, और भी कई देश हैं जो एक धर्म की वजह से, जैसे तिब्बत है मान लीजिए, वेटिकन सिटी है, ये सब धर्म से बने हुए देश हैं। कुछ बनते हैं एक नस्ल की वजह से, कि एक एरिया में एक खास समुदाय एक नस्ल का है। तो जैसे हम एज्यूम करें कि बर्मा और उसके आसपास के देशों में आप देखेंगे बर्मा में एक नस्ल भी आपको अलग दिखाई देगी। कुछ देश बनते हैं जो किसी एक एथनिक फीचर पे ना हो करके मल्टी एथनिसिटीज़ के देश होते हैं, जैसे अमेरिका है, भारत है, चाइना भी वैसा था, लेकिन चाइना ने कोशिश करके एक लैंग्वेज तो बनाई दी है, धर्म वहाँ पर अब नहीं के बराबर बचा है, तो वो धीरे धीरे एक सेंट्रलाइज्ड कंट्री बन रहे हैं। तो भारत एक भाषा का देश मेरे ख्याल से कभी नहीं बन पाएगा, बनना भी नहीं चाहिए। तो जनता को सर ये समझ में आना चाहिए, बातों में नहीं आना चाहिए क्षेत्रीय नेताओं के। एकदम नहीं आना चाहिए। भारत में प्रासंगिक यही है कि सब लोग 3 भाषाएं जानें धीरे धीरे, और जो कोई गांव का आदमी है मान लीजिए उसको खेती करनी है, उसे कहीं जाना ही नहीं बाहर, अंग्रेजी क्यों सीखे, या उसके लिए दूसरी भाषा भी क्यों ज़रूरी है। हाँ, जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनको आगे चल के ट्रैवल करना है, दुनिया देखनी है, जिसको दुनिया में जाना है, अंग्रेजी सीख ले, क्योंकि अंग्रेजी इस समय दुनिया की संपर्क भाषा है, हम चाहें या ना चाहें वो है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, कोई चाहे या ना चाहे वो है। तो जिसको भारत में रह के दुनिया घूमनी है, उसके लिए प्रैक्टिकल ये है कि उसको अपनी मातृभाषा, थोड़ी बहुत हिंदी और काम भर की अंग्रेजी आती हो, तो दुनिया आसान है उसके लिए। और मैं इस विचार से एकदम सहमत नहीं हूँ कि एक राष्ट्र एक भाषा, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव समझ में आता है, एक राष्ट्र एक संविधान समझ में आता है, एक राष्ट्र एक झंडा समझ में आता है, लेकिन एक राष्ट्र एक भाषा भारत पे अप्लाई नहीं होता, भारत पे नहीं। सर वो रिलेटिव डेप्रिवेशन की हम बात कर रहे थे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी विवाद होता है, जिसमें भाषाई विवाद भी शामिल है और जिसमें जातीय विवाद भी शामिल है, क्या उस विवाद के पीछे संसाधनों की सीमितता जो है, लिमिटनेस ऑफ रिसोर्सेज, वो एक रीज़न हो सकता है? हो सकता है, हमेशा होता नहीं। अंबानी जी और अडानी जी में झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कभी भी कि संसाधन कम है। 2 अमीर देशों में झगड़ा क्यों होगा? संसाधन दोनों के पास बहुत हैं। रशिया के पास ज़मीन इतनी भर के है, तब भी यूक्रेन वाली चाहिए। तो संसाधन कम होना एक फैक्टर हो सकता है, अनिवार्य नहीं है। कभी कभी दोनों के पास संसाधन है, फीलिंग डिप्राइवेशन की नहीं है, रिलेटिव डिप्राइवेशन की है, इसकी तुलना में कम मिला। जो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, मतलब दिक्कत इसमें नहीं है कि मुझे कम मिले, दिक्कत इसमें है कि उसे ज़्यादा क्यों मिला। जो इंडिविजुअल्स पे है वही ग्रुप्स पे है, वही सोसाइटीज़ में लागू होता है। तो गरीबी एक कारण हो सकता है, पर वो ज़रूरी नहीं है कि हो ही हो। अमीर समाजों में भी झगड़े होते हैं और वहाँ भी रिलेटिव फीलिंग काम आती है। ठीक है, चलिए, तो अब सवाल बहुत हो गए हैं, एक आखिरी सवाल आपका रह गया था, मैं ले लेता हूँ। आखिरी सुन के मुझे राहत मिली। सवाल देखते हैं कैसा है। सर, जैसे आर्टिकल 351 की बात हुई कि जिसमें केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो हिंदी का प्रसार प्रचार करे, और हम ये देखते हैं कि जो भी राज्य जहाँ पे विपक्ष की सरकार है वहाँ केंद्र को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो क्या वजह रही हो सकती है केंद्र सरकार को ही ये जिम्मेदारी देने के पीछे? नहीं, क्योंकि आर्टिकल 343 से 351 का जो पार्ट है, आर्टिकल 343 और मेजर आर्टिकल्स एक छोड़ के वो सारे केंद्र सरकार की भाषा नीति के बारे में ही है। संघ की राजभाषा हिंदी है, राज्यों की नहीं है। संघ मतलब सेंटर, फेडरेशन, यूनियन। राज्यों के मामले में नियम क्या है? हर राज्य की अपनी राजभाषा हो सकती है।
हिंदी भी हो सकती है और 15 साल के लिए अंग्रेजी भी हो सकती थी। तो राज्यों के लिए क्या लिखा कि आपकी राजभाषा एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो राजभाषा या राजभाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेजेस विच कैन बी द लैंग्वेजेस फ्रॉम योर स्टेट एंड हिंदी एंड इंग्लिश इफ एप्लीकेबल। तो हिंदी क्योंकि केंद्र की राजभाषा है, इसलिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदारी मिली है कि वो देश भर में उसको प्रचार प्रसार करे। इसलिए सर, सवालों का सिलसिला तो खत्म हो चुका है, लेकिन एक ऐसा सवाल है जो पूछना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि तकनीक पर आपकी बहुत पकड़ रहती है, आप विशेष अध्ययन पकड़ करते तो हैं, नहीं है, लेकिन अध्ययन जिज्ञासा करते हैं, आप रहती है। उसके बारे में थोड़ा जानते रहते हैं कि क्या आ गया, उसमें क्या अपडेट है। तो क्या एआई के माध्यम से इस समस्या का समाधान आपको लगता है निकल सकता है? हाँ, निकल गया है दरअसल, अभी हमने प्रयोग करना शुरू नहीं किया है। केवल 2 एग्जाम्पल से समझ लें। एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स ऐसे बन चुके हैं जो फ़ोन में इंस्टॉल भी हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं किसी इटालियन व्यक्ति से बात करना चाहूँ, उसे सिर्फ इटालियन आती है, मुझे सिर्फ हिंदी आती है, और जब मैं फ़ोन करूँ, मेरा फ़ोन मुझसे पूछे कि अपनी भाषा में बात करनी है या हमारी हेल्प चाहिए, मैं कहूँ कि हेल्प चाहिए,